हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए आईएएस कॉरिडोर के चैनल पे हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं यूट्यूब और टेलीग्राम पे। एक तो आपका समर्पण सीरीज चल ही रहा है सारे सब्जेक्ट के लिए। हर साल यूपीएससी हर एक 2 साल पे एक दो क्वेश्चन डाउन टू अर्थ मैगजीन से डायरेक्टली पूछ लेता है टेक्स्ट उठा के। प्रॉब्लम यह है कि एक दो क्वेश्चन के लिए अगर हम पूरे साल का डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ें एक एक लाइन, तो आरओआई जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आउटपुट बहुत कम होगा। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम आपको एक समरी दे सकते हैं 2 से मैक्सिमम 4 पेजेस का एक मंथ का, और फिर साथ में जो कि समरी कई बार आपको खुद से समझ में नहीं आएगी एक्चुअली में, तो हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी दे सकते हैं। तो अभी तक हमने इसमें क्या किया, ये प्रॉमिस्ड कंपोनेंट है, दैट मीन्स कि पूरा सीरीज पूरा होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो आपके एग्जामिनेशन के करीब है, दैट मीन्स जनवरी, फेब्रुवरी और मार्च, सबसे पहले हमने आपको इसके नोट्स दिए। प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पे, जनवरी और फरवरी का हमने आपको वीडियो भी दे दिया। फिर हमने मार्च का जो है आपको नोट्स दिया था, ये वीडियो उसी का एक्सप्लेनेशन है। चैनल पे टेलीग्राम के ये सारे मिल जाएंगे। इनफैक्ट दिसंबर 2025 का जो पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। और इसका मतलब ये है कि मार्च करने के बाद हम लोग बैक जाएंगे एंड दिसंबर बैकवर्ड हम लोग कोशिश करेंगे जून या जुलाई तक इसको जो है कंप्लीट कर लेने का, ताकि हमारी पूरी प्रिपरेशन जो है डाउन टू अर्थ की हो जाए। मार्च के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर सेट हो जाता है मिड अप्रैल में। डाउन टू अर्थ मार्च 2026 शॉर्ट नोट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी तो कहानी चलेगी कि ये जो आईपीबीईएस है, इनका एक बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट रिपोर्ट आया है। आगे बढ़े उसके पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिक्चर का जो पिक्सल आई कैन सी की बहुत अच्छे से गया नहीं है, तो मैं बोल के एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आईपीबीएस द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन बायोडाइवर्सिटी साइंसेस, फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है इसका? अजीब सा है, याद रखने की जरूरत नहीं, बट द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। सो दिस आईपीबीएस इज इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी, ऐसे करके पूरा का पूरा लंबा सा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो याद रखने के लिए आप इंटर गवर्नमेंटल याद रखें, क्योंकि नेचर पूछा जाता है कि एनजीओ है कि इंटर गवर्नमेंटल है। तो ये एनजीओ नहीं है, गवर्नमेंट लोगों का, सारे लोगों का मिलकर ऑर्गेनाइजेशन है। एंड लास्ट में इकोसिस्टम सर्विसेज याद रख लें। और इसी से जो है बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमी में हम लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस चलता है तो इकोसिस्टम का जो है नुकसान होता है, लेकिन इकोसिस्टम सर्विसेज भी कम हो जाते हैं तो लास्ट में बिजनेस का भी नुकसान होता है। इकोसिस्टम वो सर्विसेज हैं जो किसी हेल्दी इकोसिस्टम के कारण हमें मिलती हैं, चाहे वो टूरिज्म हो चाहे वो गोंद हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम इसको आईपीसीसी फॉर बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एंड इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल, ये लिखा हुआ है, बॉडी स्ट्रेंथनिंग द साइंस पॉलिसी इंटरफेरेंस, साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज साइंस पॉलिसी इंटरफेस, यही इसका फुल फॉर्म है। इंटर गवर्नमेंटल है, नेचर याद रखिएगा। ये ग्लोबल साइंस पॉलिसी ब्रिज बनाता है, सारा जो ग्लोबल नॉलेज है, इंडिजिनस वेराइटीज वगैरह के बारे में, वो सारा पर्सपेक्टिव लेना ट्राइबल लोगों से। तो बायोडाइवर्सिटी का एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मल असेसमेंट भी करता है, लोकल जो है नॉलेज भी लेता है। आज इसमें 150 मेंबर गवर्नमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। हेडक्वार्टर इसका बॉन जर्मनी में है, इस्टेब्लिश इसको 2012 में किया गया था, हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट अपना करता है ये जो बिजनेस एंड पॉलिसी अपडेट आए हैं इसके 2026 में रिपोर्ट जैसे, ये कहती है आज की जो बिजनेसेज हैं उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे, बायोडाइवर्सिटी पे क्या होगा, उस चीज़ को वो लोग 1% ही डिस्क्लोज कर रही हैं। डिस्क्लोजर का रेट बहुत कम है, 99% छुपा रही हैं, गलत बात है। सबसे दुख की बात क्या है कि यूएस ने आईपीबीएस से रिसेंटली विड्रॉ कर लिया, तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि दिस कंट्री हैज रिसेंटली विड्रॉन और नॉट विड्रॉन, तो इट इज यूएसए जिसने जनवरी 2026 में बोला कि हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं। आगे जाके आपको समझ में आएगा इसी क्लास में कि एग्जैक्टली यूएस ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, हर जगह से विड्रॉ क्यों कर रहा है। और ये हो गया बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट की बातें। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग जो है काफ़ी कम हो रही है कि कैसा कैसा होना चाहिए, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो क्या होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे। एंड एक नॉलेज गैप है कि कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को पता है चीज़ें, लोकल कम्युनिटीज़ को पता नहीं है। तो ये आईपीबीएस की रिपोर्ट 2025 में आई थी दोस्तों, बिजनेस ड्राइवन इकोसिस्टम के जो रिस्क हैं उसके बारे में। देखिए ओवरऑल जितनी भी इकॉनमी है, लास्ट में तो रिसोर्सेज वही हैं, लैंड वाटर एयर। तो इकॉनमी जब भी डेवलप करेगी तो बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट तो आएगा, राइट। एट द सेम टाइम जो है ये बिजनेसेज जो हैं बहुत ज़्यादा अगर बिना सोचे समझे लगाए जाएं, तो इसी सेम सिस्टम पे जिस पे वो बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करती हैं, उसी को खराब कर देंगे। जिस थाली में आप खा रहे हो, थाली क्या है? बायोडाइवर्सिटी। खा क्या रहे हो? इकोनॉमी, बिजनेसेज, उसी में आप छेद कर रहे हो। तो इकोसिस्टम सर्विसेज आपको एक टाइम पे मिलना बंद हो जाएंगी। इकोसिस्टम सर्विसेज जो है पूरे नेचर को बेनिफिट करते हैं। जो भी इकोसिस्टम से सर्विसेज मिल रही हैं
वो सारे इकोसिस्टम सर्विसेज है। पॉलिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है? दिस इज नॉट अबाउट हनी बी ओनली। अगर पॉलिनेशन रुकता है दोस्तों तो दुनिया में सारे प्लांट खत्म हो जाएंगे, और अगर प्लांट खत्म हो जाएंगे तो उसके डिपेंडेंट एनिमल खत्म हो जाएंगे। तो चाहे आप वेजिटेरियन है चाहे आप नॉन वेजिटेरियन है, आप सारे लोग पेरिश कर जाएंगे। देन वाटर का रेगुलेशन भी एक प्रॉब्लम है। एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लिया है आइवरी कोस्ट का। जब आप अफ्रीका का मैप बनाएंगे, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऐसे मैप बनाएंगे, तो यहाँ पे कंट्री है उसका नाम है कोट डी आइवरी या आइवरी कोस्ट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था दुनिया के सबसे ज्यादा कोकोवा उपजाने वाले कंट्री कौन से हैं, उसमें से एक था आइवरी कोस्ट। रिसेंटली पूछा था। 70% आज यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है कोकोवा लगाने के लिए, आपको तो बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, लेकिन 70% इसके कारण इलीगल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ह्यूमन का कैपिटल टाइम के साथ जो है बढ़ता जा रहा है, लोगों की जो है अमीरी बढ़ती जा रही है। नेचर का कैपिटल देखिए कि टाइम के साथ घटता जा रहा है। नेचर का कैपिटल मतलब क्या? फॉरेस्ट हो, वाटर हो, सॉइल हो, बायोडाइवर्सिटी, ये नेचर के कैपिटल है। आपका कैपिटल तो आपकी अमीरी है, बढ़ रही है, गरीबी जो है एनवायरनमेंट की हो रही है। क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आप कैसे करते हैं? लैंड यूज चेंज। फॉरेस्ट को आप एग्रीकल्चर क्रॉपलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लांटेशन लगा रहे हैं कोकोवा के आइवरी कोस्ट में। ओवर एक्सप्लोटेशन, रीजनरेशन ना करने की जगह बार बार लगा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं सॉइल को। क्लाइमेट भी चेंज होगा, इससे धीरे धीरे पॉल्यूशन, इन्वेजिव स्पीसीज आने लगेंगे जो वहां से बिलोंग नहीं करते थे, या वो पावरफुल हो जाएंगे, जो बिलोंग करते थे सारे को डिस्ट्रक्ट कर देंगे। तो इंडिया में आप जानते होंगे कि हम लोग एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, EIA, कहीं पे इंडस्ट्री लगाने के पहले। ओवरऑल दुनिया भर में एक टर्म चलता है फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। फ्री मतलब जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता। आप बताइए सही तरीके से ऑनेस्टली, फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पहले से इंफॉर्मेशन लेके कंसेंट लेना। लोकल कम्युनिटी को आप प्रोजेक्ट लगाने के पहले फ्री प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेगी कि क्या वो वहां पे लगाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, या आप उनको बुद्धू बना रहे हैं, आप उनको विस्थापित करके एनवायरनमेंट को खत्म कर देंगे। और यही रिपोर्ट कहती है कि हिमालय में जो आज आप हाइड्रो पावर जो बना रहे हो उससे बहुत रिस्क है, लेकिन देश की मजबूरी भी है। खास करके चमोली में जो फ्लड हुए तो लोग कहते हैं कि इसी तरह के डैम वगैरह टूटने के कारण अब बारिश जो है संभलने ना करेंगे हो रहे थे। नेचर पॉजिटिव क्या होता है? अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से इतना अच्छा काम हो कि इकोसिस्टम रेस्टोर हो जाए तो हम उसको नेचर पॉजिटिव बोलते हैं, जो कि एक सपना है, पूरा जनरली होता नहीं। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं कि दोस्तों बिहार में स्टडी की गई, लोकेशन है बिहार में, और बहुत जगह भी की गई। आज माताओं के दूध में जो है यूरेनियम पाया जा रहा है। बच्चा जो दूध पी रहा है इतना हेल्दी माना जाता था, ब्रेस्ट मिल्क में जो है एनवायरमेंटल कंटामिनेंट घुस चुके हैं, और ब्रेस्ट मिल्क में घुस के जो ऑब्वियसली बच्चे में जा रहा है। यूरेनियम की स्टडी की गई 2025 में, फॉर एग्जांपल बिहार में गंजेटिक प्लेन में, गंगा के किनारे 100% सैंपल जो थे कंटामिनेटेड थे ब्रेस्ट मिल्क के, और मैक्सिमम तो 5.25 माइक्रोग्राम पर लीटर था। इतना ही नहीं है दोस्तों, यूरेनियम के अलावा आर्सेनिक, मर्क्यूरी एंड लेड भी पाए गए माताओं के दूध में जो बच्चों को मिल रहे थे। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स तो हर जगह फैल रहे हैं, चाहे वो DDT हो जो इंसेक्ट को, मच्छरों को मारने के लिए लाया गया था, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके शरीर के फैट में जाके चिपक जाते हैं, और इससे बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन होता है, बहुत लंबे टाइम रहते हैं, तो इसीलिए हम इनको परसिस्टेंट बोलते हैं। तो DDT हो, DDE हो, उसी से मिलता जुलता है, और सारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो हैं आपको मिल रहे हैं, और ये सारे केमिकल लास्ट करते हैं फॉर द डिकेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एनवायरनमेंट में, डिस्ट्रैक्ट होते ही नहीं। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने नाम तो नहीं लिया लेकिन एक PCB है। PCB मैं बता देता हूं, PCB को हम लोग पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल बोलते हैं। तो क्या है ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल? फिनाइल का जो है बना दीजिए कंपाउंड, स्ट्रक्चर बना दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको पॉलीक्लोरीन लगा दीजिए। क्लोरीन लगा तो प्रॉब्लम है, ये टॉक्सिक है, नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, ये भी एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, यूपीसी ने पूछा था, बिस्फिनाइल, ये सारे जो है चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं। ये क्या करता है? ये डिग्रेडेशन नहीं होने देता, एंड देन सॉइल में, वाटर में, एयर में लंबे टाइम तक रहता है। आज इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीलेंट में करते थे, वो बैन हमने कर दिया 1979 में, बट फिर भी आज ये कहीं ना कहीं बचा हुआ है, आज भी ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, लैंडफिल में, ई वेस्ट में मिल रहा है। बाकी 1979 में हमने पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल को जो है बैन कर दिया था। ये पहले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में सील करने के लिए जो है इक्विपमेंट वगैरह में कुछ जो है सीलेंट वगैरह में यूज किया जाता था। यहाँ एक और चीज प्रॉब्लमेटिक है, हम आगे पढ़ेंगे। इस पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल के अलावा डाइऑक्सिन है, ये भी हाईली टॉक्सिक पॉल्यूटेंट, तो डाइऑक्सिन का भी मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये भी इसी तरह टॉक्सिक हैं, ये भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं। ये एनिमल फैटी टिश्यू में ऑब्वियसली एक्यूमुलेट कर जाएंगे और फूड चेन में ऊपर जाएंगे, तो उसी चीज को जो होता है एक शरीर में उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। धीरे धीरे कंसंट्रेशन जो बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये उतना का उतना मटेरियल रह जाएगा, तो इसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी।
कई लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कोई किसी को खा लेगा तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा। बट आप एक चीज़ ये देखो ना कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत ऑर्गेनिज्म को मारते हो, क्योंकि एनर्जी जो है हर लेवल पे 90% लूज हो जाती है। तो एक नॉन वेजिटेरियन बहुत सारा मुर्गा खाएगा और एक वेजिटेरियन एक छोटा सा जो है प्लांट खा लेगा, उसी से उसका काम हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये मटेरियल जो है फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम गया, तो ये 100 मिलीग्राम चाहे ग्रास में हो, चाहे हिरन में हो, चाहे जो है शेर में हो, चाहे इंसान में हो, सब में सेम रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो ये ऑर्गेनिज्म है, ग्रास को एक को जो है हिरन ढेर सारे ग्रास खाएगा, तो 100 बहुत सारा चला जाएगा। फिर जो है शेर खाएगा डियर को, तो ढेर सारे डियर खाएगा, उसमें और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ऐसे होता है ये, है ना। ये इको सिस्टम का जो है फूड चेन, उससे रिलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है। तो जो जमा होता है उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं फैट में। और अगर हम तुलना करें एक हायरार्की से दूसरा हायरार्की ऊपर का फूड चेन में, तो इसको हम लोग चूंकि कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बायो मैग्निफिकेशन है। सो व्हाट आई वांट टू से, बायो accumulation is a static concept and bio accumulation is a comparative concept, कंपेयर किया जा रहा है, डायनामिक है वो। तो 90% से ज़्यादा ह्यूमन एक्सपोजर जो है कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड मीट, डेयरी, फिश एंड शेलफिश से होता है। और बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का भी है, कंबस्टन, स्मेल्टिंग, पेपर, ब्लीचिंग से निकलता है। वेस्ट को जलाते हो, इंसिनरेशन, उससे भी होता है। ओवरऑल ये कैंसर, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड इम्यून सिस्टम का डैमेज भी करता है दोस्तों। बड़ी खतरनाक चीज़ है, बच के रहो डाइऑक्सिन और पीसीबी से। सोर्सेज क्या है ओवरऑल इन सारी चीज़ों के? ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन, गंगा का ग्राउंड वाटर ही कंटामिनेट हो चुका है। फर्टिलाइजर, यूरेनियम में कई बार इंप्योरिटी है, सॉरी फर्टिलाइजर में कई बार इंप्योरिटी है, यूरेनियम उसमें लगा हुआ है फर्टिलाइजर में। कोल के प्लांट से चीजें निकल रही, हैवी मेटल, ओल्ड पेस्टिसाइड आज तक खेतों में पड़े हुए हैं। बायो एक्यूमुलेशन, टॉक्सिन बिल्डअप ओवर इन बॉडी ओवर टाइम। बायो मैग्निफिकेशन कॉम्परेटिव टर्म है। आइए, मोदी जी ने बोला है कि इंडिया का जो एआई है ना, उसका गवर्नेंस का मॉडल जो है मानव होना चाहिए। अब मानव क्या है? मोदी गवर्नमेंट एब्रिविएशन बनाती है, तो मानव का मतलब है मोरल एंड एथिकल, अकाउंटेबल, नेशनल सॉवरेंटी, एक्सेसिबल, वैलिड प्रिंसिपल। कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक एआई होना चाहिए इंडिया का, वेलफेयर एंड इंक्लूसिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी पे होना चाहिए, मतलब सोशलिस्टिक एआई होना चाहिए, है ना। चलिए आगे मैं बढ़ूंगा। यहाँ पे देखिए एक चीज की यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एआई फॉर गुड। इसका मैं डिटेलिंग दे देता हूँ। एआई फॉर गुड इतना आसान नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये रहा। एआई फॉर गुड जो है 2017 में स्टैब्लिश किया था इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है आईटीयू, और साथ में यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज वगैरह ने जो है मिलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं वो इन्होंने बोला, आईटीयू ने बोला एआई फॉर गुड, जो कि यूएन का पार्ट है। सो ये प्लेटफॉर्म जो है को कन्वेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, क्योंकि आईटीयू का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और साथ में यूएन की एजेंसी जैसे आईटीयू वगैरह हो गए। और इसका काम यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आज के प्रॉब्लम जो है ग्लोबल, उनको सॉल्व करने में यूज करें, मतलब एआई फॉर गुड, अच्छे काम के लिए एआई। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे जैसे एआई आएगा तो जॉब लॉस होगा टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल चेंज होता है। जो मैनुअल वर्क होता था आज एआई कर दे रहा है बहुत ज्यादा, तो ये स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट बोले तो एम्प्लॉयमेंट के बहुत टाइप होते हैं ना। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, जो चीजें होती थी पहले मैनुअल लेबर, उसकी जगह कुछ और हो रहा है, मशीन लग गई, एआई लग गया। इंडिया का एआई का इनोवेशन का बड़ा गैप है दोस्तों। आज हमारे कंट्री में जो एआई के पेटेंट हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड का बस 8 से 10% है ना। बहुत ज्यादा, बहुत प्रॉब्लम है। 2010 में, 2023 में जो स्मॉलर देन और घट गया 2023 में। ओके, इशू क्या है? नो एलएलएम, ये पूरा कंप्लीटली नहीं। इंडिया एलएलएम डेवलप कर रही है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मैं दिखा देता हूं, लेकिन एडवांस चिप होना, लो रिसोर्स होना, ये सब प्रॉब्लमैटिक है, बस इतना समझिए। नो नहीं भी बोले, प्रॉब्लमैटिक है। मैं आपको दिखा देता हूं इंडिया जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है। तो ये तो दिख नहीं रहा होगा दोस्तों आपको। तो मेरा काम है कि अपने दोस्तों को मैं हेल्प करूं और इमेज को बड़ा करूं, ताकि मेरे दोस्तों को जो है आंखें चंदियानी ना पड़े। सरला देवी चौधरानी, मॉडर्न हिस्ट्री, भारत स्त्री महामंडल, खैर आपकी तो चौंदियानी की बात करते। हाँ, तो इंडिया जो है एक्टिवली डेवलप कर रहा है अपना खुद का सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम, और इसके लिए मिशन चल रहा है बहुत सारे। तो इंडिया एआई मिशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो सर्वम एआई मॉडल, ये मेरे दोस्त के दोस्त का है, मतलब मेरा दोस्त बहुत जिगरी, 3 ही दोस्त है, उसमें से एक उसका जो दोस्त है कॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, तो उसका है ये सर्वम एआई, बाय द वे। अभी भी मिला था उससे, ही इज वेरी गुड, वेरी नाइस पर्सन। भारत जेन लॉन्च्ड इन 2025, भारत जीपीटी, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं इंडियन लैंग्वेजेस वगैरह को सपोर्ट करेंगे और रिलायंस कम करेंगे ग्लोबल वेस्टर्न सेंट्रिक एआई पे। सर्वम एआई जो है सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू बिल्ड सॉवरेन मल्टीलिंगुअल वॉइस बेस्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करा था, अच्छी खासी चल रही थी, अब यहाँ पे सोचो ना, अच्छा खासा मतलब कैपिटल क्रिएट हो गया। वॉइस फर्स्ट एआई मॉडल। भारत जेन क्या है? गवर्नमेंट फंडेड है, मल्टी मॉडल एलएलएम है, इंडियन लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। भारत जीपीटी जो है ये डेवलप्ड बाय कोर ओवर डॉट एआई, इट सपोर्ट्स 12 इंडियन लैंग्वेजेस एंड ग्लोबल लैंग्वेजेस भी काफी। एंड कृत्रिम, अब जैसे कृति फॉन्ट जानते ना देवनागरी का, तो कृत्रिम, कृत्रिम मतलब
अरे कृत्रिम समझते हो आप? आर्टिफिशियल नहीं, कृत्रिम नहीं है, सॉरी। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल होता है, लेकिन बिहार वगैरह में ना, यूपी वगैरह में लोग कृत्रिम बोलते हैं। गुजराती लोग कृत्रि क्रू बोलते हैं, मतलब बिहार में क्री होता है, गुजराती लोग इसको क्रू बोलते हैं। चलिए, तो ये जो है ओला का एआई इनिशिएटिव है, कृत्रिम इंडियन लैंग्वेजेज एप्लीकेशन के लिए। सारे जो हैं कहीं ना कहीं एलएलएम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए आइए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये इमेजेस वगैरह मैं ये वाला हटा देता हूँ, इसका काम हो गया दोस्तों। इसी तरह से एक दिन आपका भी काम हो जाएगा दोस्तों। चलिए, एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एआई मॉडल ट्रेंड ऑन लार्ज टेक्स्ट डेटा होता है, तो हम इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, मतलब बड़ा वाला डेटा है इसमें। एआई की सॉवरेंटी मतलब क्या होता है कि कोई कंट्री जो है अपना एआई का टेक खुद जो है कंट्रोल करे। और जब हम एआई में सॉवरेंटी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम डेटा सेंटर में भी सॉवरेंटी चाहेंगे। आज व्हाट्सएप पे आप अपने मित्र को क्या क्या भेज रहे हो, और ये सारा स्टोर हो रहा है यूएसए के डेटा सेंटर में। एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, बट स्टोर तो होता ही है। और अगर कुछ गलत करोगे तो गवर्नमेंट सारा निकाल भी लेगी डिक्रिप्ट करके। तो ये मत सोचना कि कुछ खास एनक्रिप्टेड होता है, लास्ट में सब होता है, गवर्नमेंट के पास जा सकता है, बट ऐसे तो स्टोर्ड है वहां पे। तो हम लोग डेटा सेंटर भी करना चाहते हैं, बट डेटा सेंटर में एकदम प्रॉब्लम है। आज की बड़ी बड़ी कंपनी एमएनसी ना जा रही है साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला में, ब्राजील में डेटा सेंटर बना रही है। बताएं क्यों? क्योंकि इसमें पानी का जो खर्च है इतना ज़्यादा है कि जहाँ जहाँ डेटा सेंटर बनता है आसपास में फेमीन आ जाता है, खत्म हो जाता है पानी। बहुत ज़्यादा इतनी हीटिंग होती है ना। अरे आपका लैपटॉप का हीटिंग होता है ठंड में, हम लोग उससे जो है पूरा गर्मी ले लेते थे शरीर में। विंडोज वाले लैपटॉप में जो फैन चलता है उससे हम लोग जो दिल्ली की सर्दी में गर्मी ले लेते थे दोस्तों। डेटा सेंटर ये यहाँ पे स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं डेटा को। आज जो है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की असेसमेंट की गई इसकी, तो 100 मेगावाट का अगर सेंटर बनाओगे तो आप 2 मिलियन लीटर पानी लेता है पर डे। एनर्जी भी 2.5 गीगावाट। सुखाड़ हो जाएगा सुखाड़। कार्बन फुटप्रिंट भी ऑब्वियसली टोटल एमिशन से होगा ही। गर्मी है गर्मी, चलिए एनर्जी तो चाहिए ना उसके लिए। चाइना ने एक एनर्जी ट्रांजिशन किया है जिसकी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। चाइना ने अच्छा क्या किया है कि CO2 का एमिशन इसने 1.6% जो है घटा दिया है। आज चाइना 50% एनर्जी जनरेशन क्लीन एनर्जी से कर रही है, फॉसिल फ्यूल से नहीं। और कैपेसिटी इसकी ऑलमोस्ट 1500 गीगावाट है क्लीन एनर्जी की। ये याद नहीं रखना, चलो आओ। डिकार्बोनाइजेशन क्या होता है? कार्बन एमिशन का जो है कम करना। इंडिया का प्रॉब्लम याद करिए आप बस। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि आज हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत रखी है, हमने हर जगह सोलर प्लांट लगा रखे हैं, बट यूज नहीं हो रहा। आपको पता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अलग होती है, ऑपरेशनल अलग होती है। हमारे पास मशीन है बट हम यूज नहीं कर रहे। कैपेसिटी ग्रेटर देन 50% नॉन फॉसिल से है हमारे पास। जनरेशन ऑलमोस्ट ओनली 33% है। तो कैपेसिटी वर्सेस जनरेशन गैप हो गया, ये इंस्टॉल्ड वर्सेस एक्चुअल आउटपुट का गैप हो गया। यहाँ पे एक टर्म डिस्कस हुआ था आर्टिकल में, पीक शेविंग। बता देता हूँ पीक शेविंग क्या है। देखिए, जो इंडस्ट्रीज कॉमर्शियल होते हैं ना सारे कंपनीज वगैरह, तो उनका चार्ज हमेशा सेम नहीं रहता इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। वो एक ग्राफ की तरह होता है। तो गर्मी का मौसम है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसमिशन पे जो है बहुत प्रेशर आ रहा है, ग्रिड पे बहुत प्रेशर आ रहा है, तो उनके चार्जेस उस टाइम बढ़ जाते हैं। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि जब आपको पता है कि समर में रात में एसी चलते हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन के कारण बहुत लोड रहता है, ट्रांसमिशन खराब हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है और हमारा भी बिल बढ़ेगा, तो एक काम करो ना, समर की रात में वर्क मत करो, जिस दिन मानसून की बारिश होगी उस दिन वर्क करो, सो दैट हमारी एनर्जी थोड़ी कम कंज्यूम हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑफिस, इंडस्ट्री बड़े बड़े मशीन भी होते हैं, तो मशीन तब चलाओ जब लोड कम है। तो पीक पे आप क्या करो? शेविंग करो। मुझे भी जरूरत है। तो पीक शेविंग ये होती है रिड्यूसिंग आउटपुट ड्यूरिंग लो डिमांड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैं पूरा शेव करके पढ़ाना शुरू करूं? लोग कहते हैं कि उससे ट्रस्ट बनता है, क्योंकि रियलिटी तो वही है, अंडा जैसा मुंह, छिला हुआ अंडा। रियलिटी तो वही है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं ये मर्दानगी को हटा के, दाढ़ियां हटा के जो है बिल्कुल एकदम चिकना होके जो है, चिकना लौंडा होके आपको पढ़ाऊं? चिकना टीचर आप बोल सकते हैं आप उसके बाद मुझे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए शेव करूं कि नहीं करूं। उससे जो है ट्रस्ट बनता है, क्योंकि रियलिटी तो वही होती है, प्रोफेशनल भी लगता है दोस्तों। पीक शेविंग रिड्यूसिंग आउटपुट ड्यूरिंग लो डिमांड। क्लाइमेट एंजाइटी, बात की आज के जमाने में फैन फॉलोइंग का ज्यादा है, तो आप जो बोलेंगे वही करूंगा। क्लाइमेट एंजाइटी एंड यूथ। तो क्लाइमेट की एंजाइटी होने लग रही है। इको एंजाइटी एक टर्म है कि फियर है कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, हमको बहुत डर लग रहा है। एंड सोलस्टैल्जिया एक टर्म है जिसका मतलब है कि फाइनली डिस्ट्रेस हो जाए एनवायरमेंटल चेंज के कारण, बहुत कष्ट में है, डिस्ट्रेस हो गया, घर बर्बाद हो गया। सोलस्टैल्जिया जैसे बाढ़ आ जाए क्लाइमेट चेंज के कारण। पॉवर्टी का मेजरमेंट एक मुद्दा हो गया। क्यों मुद्दा हो गया दोस्तों? ये टॉपिक सुनिए क्या है कि इंडिया में कई सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है, हेल्प करने के प्रोग्राम इस बेसिस पे चलते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है, अबव पॉवर्टी लाइन कौन है। आप मुझे ये बताइए, यूपीएससी का कट ऑफ होता है, तो कट ऑफ जैसे आगे मान लीजिए कि 95 मार्क्स, तो अगर किसी ने 94.9 भी स्कोर कर दिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और किसी ने 95 कर दिया तो क्वालिफाई हो जाता है। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा बताइए? लक का, टैलेंट का थोड़े ना है।
बट सच्चाई यही है कि ये क्वालिफाई हो जाएगा, ये नहीं क्वालिफाई होगा, एक नंबर से छूट गया। कितना डिफरेंस है इनके बीच में? कुछ नहीं डिफरेंस हो सकता, डिफरेंस ना भी हो सकता, यही बेटर हो। ग्रेडेड नहीं, आप समझ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, देर इज नो ग्रे लाइन। इंडिया में मार्क्स वगैरह तो ये सिलेक्शन तो इसी बेसिस पे होते हैं, पॉवर्टी का मेजरमेंट भी यही होता है। अगर आप अबव पॉवर्टी लाइन है तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको सब मिल रहा, भले 2 रुपए का फर्क हो। दुनिया भर में जो ट्रेडिशनल मेथड है पॉवर्टी एस्टिमेट करने के, जो अमीर कंट्री है ना, वो इनकम सर्वे कर लेती है कि कितनी इनकम आ रही है, डायरेक्ट इनकम देख लेती है वो लोग। और जो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री है वो एक्सपेंडिचर सर्वे करते हैं। हाँ, जो अमीर कंट्री है वो इनकम सर्वे करते हैं। दैट डजंट मीन कि इनकम सर्वे बहुत अच्छा होता है, वो उसमें ही प्रॉब्लम है। बट हम लोग एक्सपेंडिचर सर्वे करते हैं कि हम खर्च कितना कर रहे हैं, कंजम्पशन बेस्ड। एंड कंजम्पशन कहीं ना कहीं इनकम का प्रॉक्सी है, तो हम एस्टिमेशन बेस्ड करते हैं। अगर आप इतना खर्च कर रहे हो तो आपकी इनकम इतनी होगी, इस तरह से करते हैं, और वो लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं। बट दोनों के प्रॉब्लम है। लाइन जब आप खींचोगे अब पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी, तो जो अगर स्लाइटली पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर पुअर नहीं, नियर पुअर हो, एक्सक्लूडेड। इनफैक्ट जो है लोग कहते हैं कि इंडिया की बिलो पॉवर्टी लाइन तो डिप्रीवेशन लाइन है, कि उसके नीचे तो इंसान के पास कुछ नहीं है, बहुत लो है, ये मर जाएगा उसके नीचे इंसान। अब ये सारा जो है एक्सपेंडिचर बेस्ड मेथड जो है इंडिया का, उसमें प्रॉब्लम है। जब आप देखेंगे सर्वे का टाइम, तो वो ईयरली कंडीशन पे नहीं डिपेंड करता। साल भर आपके पास कितना पैसा है, जैसे मैं मान लीजिए कि यूपीसी का बैच लॉन्च करूंगा 2027, तो मेरी इनकम आएगी। मैं मान लीजिए कि बीपीसी का प्रीलिम्स का बैच लॉन्च करूंगा, इनकम आएगी। बट ये बैच लॉन्च करने के बाद जो है पूरे 1 साल जब तक प्रीलिम्स का सीजन नहीं आता, तब तक तो मैं गरीब हूं। आप समझ गए? अगर इस बीच में जाके कोई देखे कि हाँ 2027 का बैच आ गया है, अब इसके पास कितना पैसा, तो उसको लगेगा ये तो अमीर है। और यही जब साल का मान लीजिए कि अक्टूबर है, तब सर्वे करेगा तो बोलेगा ये तो गरीब है। तो यहां पे यही प्रॉब्लम है। उस दौरान मैं भी खर्च कम करूंगा जब गरीबी है। तो जैसे ही सीजनल बायस हो जाता है कि ईयरली कंडीशन नहीं आती, तो प्रॉब्लम है। सर्वे के टाइम पे हम खाली देखते हैं। किसानों के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं समझाऊं, तो पोस्ट हार्वेस्ट किसान ने फसल काटी है, बेच गया, पैसा आया, बेच दिया, मजा आया, हाई कंजम्पशन, खूब शराब, खूब मजा, खूब डिस्को, खूब नाच, खूब डीजे। लेकिन अगर वहीं पे हार्वेस्ट सीजन नहीं है, बुआई वगैरह की है, पैसा ही नहीं है, लो कंजम्पशन। इसीलिए तो इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनते हैं, लोगों के हाथ में पैसा आता है। सीजनल वेरिएशन भी है, फ्लक्चुएशन अक्रॉस सीजन हो रहे हैं। अब देखिए इसी में कॉन्सेप्ट डाला है, ये ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, ऑलिवियर जिंदा हैं, ऑलिवियर स्ट्रैक। ये ऑलिवियर स्ट्रैक जो है कहते हैं कि एवरेज पॉवर्टी कॉन्सेप्ट का लाऊंगा मैं। एवरेज पॉवर्टी, पूरे साल में आपकी पॉवर्टी कैसी थी। और ये बहुत अलग तरीके का है। कोर आइडिया क्या है कि पॉवर्टी लाइन होगी ही नहीं, ग्रेडेड होगा, पूरा ग्राफ बनेगा ऐसे करके, कम ज्यादा ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? एंटायर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबका कंसिडर किया जाएगा, उस ग्राफ पे धब्बे लगेंगे, यहाँ पे लोग इतना कितना इनकम कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? पॉवर्टी इज इक्वल टू टाइम टू अर्न डॉलर। एग्जाम्पल हाफ इनकम। बट ये फिर इस हिसाब से तो पॉवर्टी लाइन लग रही है कि हाफ इनकम। मैं बताता हूं क्या है। एक इंसान है ए, वो एक्टिंग करता है मूवी में। एक इंसान है बी, वो क्लोथ्स वॉश करता है, वॉशर है, राइट। अभी जो एक्टर है, इसकी रेट है कि अगर वो 100 आवर्स की एक्टिंग करेगा तो इसको 1 करोड़ मिलेगा। अब ये जो यहां पे वर्कर है, वॉशर, वो 100 आवर्स का वर्क करेगा, तो उसको हो सकता है कि 100 आवर्स के हिसाब से, मतलब 1 घंटे का मैं कितना लेके चलूँ, दिन भर की दिहाड़ी, दिहाड़ी मुझे कितनी मिलती है? दिहाड़ी मुझे, अगर मैं 12 घंटे की मजदूरी करने का था फावड़ा उठा के, तो दिहाड़ी मुझे मिली थी 500। तो दिहाड़ी के अगर मैं बात करूँ तो घंटे का मुझे मिला था 50 रुपये। दिहाड़ी करता हूँ मैं कभी कभी ऑफ सीजन में, तो मुझे 500 देते हैं डेली का। उसमें मैं पूरा घर क्लीन कर देता हूँ। इसमें मैंने खुद को रजिस्टर किया हुआ अर्बन कंपनी में। ऐसा नहीं कि खाली मेड आती है अर्बन कंपनी में। आई गो टू पीपल्स प्लेस, वो आपको 1 घंटे का 100 रुपये रहता है, तो मुझे पॉकेट में 50 रुपये ही मिलते हैं दिहाड़ी के, है ना, इतना ही देते हैं। तो 100 का मैं बोलूँ, 100 आवर्स का, तो 50 के हिसाब से कितना हो गया दोस्तों, है ना। 100 आवर्स को 50 के हिसाब से 1 2 0 लगा दीजिए, और 5,000 रुपये। एफर्ट सेम है, नंबर ऑफ आवर्स। अब आप बोलेंगे मेंटल वर्क वगैरह वगैरह, फेम, वो सब छोड़ दो। अभी मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि एक इंसान को इसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे, डिवाइड करोगे, तो सेम नंबर ऑफ आवर्स में कितनी इनकम हो रही, या कहूं कि 1 करोड़ कमाने के लिए इसको कितने आवर्स काम करने पड़ेंगे। अब समझ गए? अब इधर आइए। पॉवर्टी इज इक्वल टू टाइम टू अर्न ए डॉलर। एग्जाम्पल हाफ इनकम, अगर इसको नीचे वाले को डबल एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो वो ऊपर वाले के हिसाब से पुअर है, आधा पुअर है।
इसके ऊपर कोई होगा जिसको 2 करोड़ मिलते होंगे तो उसके हिसाब से ये पुअर है, तो ग्रेडेड हो गया कि नहीं, हर कोई पुअर ही है लास्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन सेंसिटिव है, इन इक्वालिटी अक्रॉस पॉपुलेशन देखता है। एडवांटेज क्या है कि आप टारगेटिंग बेटर कर पाओगे इस पे और फोकस कर पाओगे पुअर पे। आप समझ गए, पहला पन्ना हमने कर लिया दोस्तों, 3 पन्ने हमें और बच रहे हैं। काफी कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान से समझा रहा हूं तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं है। ये अमेरिका का एक इनिशिएटिव है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट इंडिया में आते तो बोलते पैक्स ब्रिटानिका बनाएंगे, शशि थरूर किताब लिखते हैं कि पैक्स इंडिका बनाएंगे, अमेरिका कह रहा है कि पैक्स सिलिका बनाएंगे। अब ये क्या है, यह अमेरिका का एक इनिशिएटिव है कि दुनिया के सारे देश आइए और चाइना पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, और सिल्का मतलब यहां कुछ नहीं, चाहे सिलिकन हो, चाहे एआई हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें हो, एआई वही हो गया, चाहे रेयर अर्थ हो, चाहे क्रिटिकल मिनरल हो, ये सारे का ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ना चाइना पे डिपेंड ना करे, कुछ हम अल्टरनेटिव देखें। इसको ये लोग ये भी बोल रहे हैं पीस, सिलिकन पीस भी बोल रहे हैं, सिलिकन पीस भी बोल रहे हैं, पैक सिल्का को सिलिकन पीस। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, इंडिया में चाइना पर डिपेंड नहीं करना चाहती, यूएस का टेक कोएलिशन है ये, एंड सेमीकंडक्टर मिनरल सप्लाई, लिथियम कोबाल्ट रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल पे हमें जो है सिलिकन पे जो है चाइना पे डिपेंड नहीं होना, ये पैक सिलिका है, एंटी चाइना समहाउ। यूएस एंडेंजरमेंट फाइंडिंग, अब मैं इसको बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज क्या है। 2009 में यूएस में, जैसे हमारा जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए, इंपॉर्टेंट एजेंसी है उनका। 2009 में उन्होंने बोला था कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना ये हार्मफुल हैं हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए। नॉर्मल फाइंडिंग हर कोई एग्री करता है, बट ट्रंप को देखते हैं बोलते हैं कि नहीं नहीं ग्रीन हाउस से कुछ खराब नहीं होता, क्लाइमेट चेंज झूठ है, पूरा फ्रॉड है, पूरा जम के जो मरना है जो मन है सो करो। तो 2009 में ईपीए जो है अमेरिका की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, वो कहती है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है हेल्थ के लिए हार्मफुल है। अब रिसेंटली क्या हुआ, पिछले साल एक क्लीन एयर एक्ट है यूएस का, उसका यूज करके इस फाइंडिंग को रिपील कर दिया गया है ना, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यूएस जो है एंडेंजरमेंट में बिलीव नहीं करता, ऐसा कुछ जो है 2009 में हमने फाइंड किया था वो गलत फाइंडिंग है, गलत रिसर्च था। अब बात यह है कि अगर आप एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज को खराब मानोगे, ग्रीन हाउस गैस को खराब मानोगे, तभी तो आप उसको रेगुलेट करोगे, तभी तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, नहीं तो आप यूएनएफसीसीसी से बैकआउट कर जाओगे, कर दिया, आईपीबीए से बैकआउट कर जाओगे, कर दिया। अब इस रिपील के बाद अमेरिका जो है फॉसिल फ्यूल को पुश देगा, रिन्यूएबल को कम सपोर्ट देगा, तो एक तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक्ट में चेंज करके, दैट इज ये वाला एक्ट, क्या बोला था मैंने एक्ट आपको, हाँ क्लीन एयर एक्ट को यूज करके ये फाइंडिंग ही उन्होंने खत्म कर दी। रिसर्च फाइंडिंग थी, जमीन में नहीं मिला था कि खत्म कर देंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, ये रिसर्च का फाइंडिंग को गलत बोल दिया कि यूएस एंडेंजरमेंट फाइंडिंग जो 2009 की थी, वी डू नॉट एग्री टू दैट, क्लाइमेट चेंज इज नॉट ए प्रॉब्लम। टाइगर कॉरिडोर माइनिंग इशू, देखो आप क्या करो ना, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, और ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये वाले पे फोकस करना है। ये मध्य प्रदेश का देखो दोस्तों, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, राइट, ये है बांधवगढ़, और ये है अचानकमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ये है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, और ये है छत्तीसगढ़ में। बाकी कान्हा, बाकी गुरु घासीदास भी इधर उधर हैं, हमें वो अभी नहीं देखने कान्हा गुरु घासीदास, बट ये देखिए ये एरिया जो है इस पे आप देख रहे हैं टाइगर चल रहा है, तो टाइगर जो है यहाँ मान लीजिए कि फीमेल टाइगर है, यहाँ मेल टाइगर थे ना, टाइगर कॉरिडोर हो गया पूरा, चल के जाते थे आपस में कुछ कुछ करते थे, उनसे उनका जो है संतान बढ़ता था। बट इस एरिया में जो पूरा कनेक्टिंग लाइन है उसमें कोल भी है, तो कोल माइनिंग जो है बांधवगढ़ अचानकमर अमरकंटक कॉरिडोर पे जो है होने लगी। आईएस कॉरिडोर पे कोल माइनिंग करता नहीं कोई, और इससे जो है बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, सबको ये जो टाइगर कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा था, बांधवगढ़, पाना, पेंच, पन्ना, सब इस पे खतरा आ गया दोस्तों। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो है सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट बंगाल टाइगर पॉपुलेशन को देखता है, और इसके बाद जो है कोल ब्लॉक को यहाँ पे एलोकेट कर दिए गए हैं। 3 किलोमीटर कॉरिडोर लिंकिंग बांधवगढ़ एंड अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करके, इसके कारण जो है जीनेटिक एक्सचेंज नहीं होगा और ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट भी होने लगेंगे। क्लियरेंस वक्त पूरा प्रोसेस दिया हुआ, ये आपको नहीं पढ़ना है, रिजोल्यूशन पे फोकस मत करिएगा, ओके। ये जेनेटिक एक्सचेंज जो है रुक जाएगी, जेनेटिक एक्सचेंज रुक जाएगी, बट ये मैंने लिखा है जेनेटिक एक्सचेंज प्रिवेंट्स इनब्रीडिंग। ये क्या है भैया, जब जेनेटिक एक्सचेंज होगा तो बांधवगढ़ जो है ससुराल है, अचानकमर मायका है, रिवर्स भी हो सकता है, तो गोत्र सेम नहीं है। अब गोत्र सेम नहीं है तो इनब्रीडिंग नहीं होगा, तो उससे जो है हाइब्रिड विगर होगा, बच्चा जो पैदा होगा मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। जब एक ही परिवार में इंसेस्ट होने लगता है, इस तरह से इनब्रीडिंग होने लगती है, तो क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर इस तरह का कॉरिडोर के थ्रू जेनेटिक एक्सचेंज होता तो इनब्रीडिंग नहीं होती, सिबलिंग जो है कजन आपस में नहीं करते, और इसके कारण जो है इनका हाइब्रिड विगर रहता।
ये सारी चीज़ अब खराब हो जाएंगी क्योंकि जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होगा, अंदर ही अंदर कर लेंगे ये बेचारे। ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा है यहाँ पे, सरफेस में जो आप रिमूव करते हैं वेजिटेशन को और उसके बाद जो है कोयला उठा लेते हैं, अंदर सुरंग बनाए बिना, इसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। हैबिटेट के फ्रेगमेंटेशन से ब्रेकिंग इकोसिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट हो गया है, टूट गया है सारा। लीगल इशू क्या है कि भारत में एक 2010 में पॉलिसी आई थी नो गो फॉरेस्ट, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं अब, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में विद इन 1 किलोमीटर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क जो है बैन किया हुआ है। फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आप बोलेंगे क्यों हो रही है? कॉरिडोर बोला, कॉरिडोर बोला, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के अंदर नहीं, कॉरिडोर बोल के। चलिए, रिजर्व फॉरेस्ट जो है हाईएस्ट प्रोटेक्शन कैटेगरी होती है, अंग्रेजों के टाइम पे बनाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। गूगल खाया आपने? गूगल, गूगल आयुर्वेद की बहुत बड़े मेडिसिन बनती है गूगल की। ये गूगल देखिए क्या है ना, बहुत सारे बंजर वगैरह एरिया में गूगल होता है, आपको सीरस के पेड़ जैसा लगेगा, उसको आप एक्सट्रैक्ट करिएगा ना, उसका जो सैप आता है, उसका जो जूस आता है ना, तो उससे जो है गम बनता है, ओलियो गम बोलते हैं ऐसे सारे गम को, ये बनता है गूगल, आयुर्वेद में यूज होता है। चंबल के रिवाइन में देखा गया कि इतनी जो है जमीन में इरोजन हो रही है, बारन लैंड है, तो गूगल का कल्टीवेशन करते में क्या बुराई है? गूगल की जड़ें जो हैं सुखाड़ में भी रह लेती हैं, मेडिसिनल श्रब भी है। कौन सी फैमिली से है ये? बुरसराइसी फैमिली से। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओलियोगम का रेजिन निकलता है इससे। ओलियोगम क्या होता है? कोई भी प्लांट के एक्जुटेट से अगर हम कुछ गम बना सके तो उसको ओलियोगम बोलते हैं। नेचुरल गम इज ओलियोगम, ओके, गूगल गम भी बोलते हैं। ओलियोगम के रेजिन से ना ऑयल, गम जो है, रेजिन सब निकलता है। कॉमन नेम क्या है? इंडियन बेडेलियम ट्री भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी, बाकी हम लोग गूगल बोलते हैं, गूगल गूगल गूगल। आज ये इंडिया में होता है, राजस्थान, गुजरात में, मध्य प्रदेश, डेक्कन में। आउटसाइड अगर बात करें तो पाकिस्तान के एरिया में भी होता है, बांग्लादेश के भी एरिया में होता है। एरिड, सेमी एरिड में रहता है, रॉकी ट्रैक्ट में, ऑब्वियसली चंबल रमीन से आप समझ सकते हैं। थार के डेजर्ट में भी मिल जाएगा, चंबल के रवाइन में भी मिल जाएगा। मेडिसिन में इसकी बात करें तो इसमें ना एक कंपाउंड है, वो याद रखना पड़ेगा, गूगल स्टेरॉन, है ना, गूगल स्टेरॉन। गूगल स्टेरॉन जो है इसका बायो एक्टिव कंपाउंड है, मतलब जो वर्क करता है पूरे गूगल में वो है गूगल स्टेरॉन। ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, बड़ा अच्छा। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, इंफ्लेमेशन कम हो जाएगा, एज बढ़ जाएगी, वेट लॉस होने लगेगा, स्किन जो है चमक जाएगी, डाइजेस्टिव डिजीजेज जो है कम हो जाएंगे। इनफैक्ट आयुर्वेद में इसका ड्रग है, योगराज गूगल, कैशोर गूगल, कैशोर, किशोर रहिएगा आप, लक्ष्य गूगल, है ना, सारे लक्ष्य गूगल। अदर यूजेस भी हैं, परफ्यूम, इंसेंस, अगरबत्ती, रिलीजियस रिचुअल में भी यूज कर सकते हो इसका। इकोलॉजिकल रोल क्या है कि तो ड्रॉट टॉलरेंट है, सॉइल को स्टेबलाइज करता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग ने इसका ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं, गोंद निकाल ले रहे हैं, हैबिटेट का लॉस करा रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, ग्रेज करवा दे रहे हैं, बकरी चरा दे रहे हैं। तो आज ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं, आईयूसीएन के क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आया है इंडिया में। हाँ, चलिए आगे हम लोग पढ़े दोस्तों। चलिए, चाइना जो है ना, चाइना एक बहुत बुद्धिमानी कर रहा है, शाना बनने की कोशिश कर रहा है। चाइना कह रहा है कि अफ्रीका की जितनी भी कंट्री है उनके सारे प्रोडक्ट पे 0 टैरिफ लगाएंगे। अबे वहां से आता क्या है यार, दोस्ती कर रहा है, उनको कॉलोनी बनाएगा। तो चाइना बोला 0 टैरिफ है अफ्रीका पॉलिसी, तो सारे के सारे 53 अफ्रीकन कंट्री पे हम जो है कोई टैरिफ नहीं लेंगे, अगर आप वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। वन चाइना से चाइना क्या है? ये चाइना हो गया, चाइना के सामने ताइवान हो गया। जब चाइना जो है राजशाही से आजाद हुआ 1949 के आसपास, तो कम्युनिस्ट लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने लगे। तो जो लोग कम्युनिस्ट के विरोध में थे वो यहाँ से भाग गए, जो यहाँ पे भाग गए कुओमिंतांग, तो ये जो है उन्होंने ताइवान बना लिया। वो कहते हैं कि हम चाइना है, कम्युनिस्ट कहते हैं हम चाइना है। अमेरिका ने इसको संरक्षण दे रखा है, तो चाइना अटैक नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो है, जो बिलीव करेगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, जो कि चाइना मेन लैंड है, उसको चाइना बोलेगा कि हम आपको टैरिफ नहीं लगाएंगे। सब पे नहीं, खाली अफ्रीकन, इंडिया पे लगाए। इंडिया भी रिकॉग्नाइज करता है चाइना को पहले, हाँ, अमेरिका भी रिकॉग्नाइज करता है। तो आप क्या होता है, ताइवान से जो है उसको चाइना नहीं बोलोगे। ताइवान की एज ए नेशन जो है रिकॉग्निशन भी नहीं है, इसी कारण बेचारा ताइवान ताइवान है बस। यही होती है वन चाइना पॉलिसी, कि अब 2 चाइना में बिलीव नहीं करेंगे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग है, ताइवान अलग है। आप मानेंगे कि यही चाइना है जो है। होता ना डुप्लीकेट मूवी, हाँ, वो मूवी देखिए आपने, परेश रावल वाली, कौन है, एक डायलॉग था ना, मैं ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसे करके था। चलिए, खैर एनीवे, तो मेरा काम ये है कि एक कंट्री को उन्होंने एक्सेप्शन दिया कि तुमको हम नहीं देंगे, तुम पे 0 टैरिफ पॉलिसी नहीं लगाएंगे, और वो है एस्वातिनी। एस्वातिनी देख लेते हैं क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये मैप देखोगे दोस्तों, दिल ना दिया, मैप ना दिया, चलो दिखाता हूं दोस्तों, आपके लिए मैं सब कुछ बड़ा कर दूं, आप बोलो तो सही। आइए, तो ये देखिए अफ्रीका का लोअर मोस्ट पोर्शन है, ये है केप ऑफ गुड होप। अच्छा होप है कि इंडिया जा सकते हैं। एनीवे, ये अफ्रीका का मैप दिख रहा है, ओके। इस अफ्रीका के अंदर बड़ी यूनिक कंडीशन है। ये साउथ अफ्रीका, सॉरी, साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री पूरा का पूरा अंदर ही है। इस कंट्री का नाम है लेसोथो। लेसोथो समझते हैं? इतना इंसान आलसी के एकदम लसोथर था, लसोथर, तो बाहर ही नहीं निकल पा, लेसोथो अंदर फंस गया।
और ये है एस्वातिनी। क्या एस्वातिनी पूरा अंदर है? नहीं, एस्वातिनी का बॉर्डर यहाँ पे टच कर रहा है, बट अदरवाइज पूरा पोर्शन जो है इसमें घुसा हुआ है। और बॉर्डर जो टच हो रहा है उसका दूसरा कंट्री वो मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के सामने टूट गया पत्थर, और ये पत्थर टूट के क्या बन गया दोस्तों? इसका कंट्री का क्या नाम है? अगर ये मोजाम्बिक है तो ये क्या है दोस्तों? ये मॉरिशियस है। ओके, चलिए, ये है बोत्सवाना, और ये है जिम्बाब्वे, और ये है नामीबिया। ये जो है आपके और मोजाम्बिक, ये सारे जो है बॉर्डर शेयर करते हैं अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। आइए नेक्स्ट, अमेजन जो है ऐसे तो ऑक्सीजन पैदा करता था, बाप रे बाप, आज ये कार्बन का सोर्स बन गया भैया ड्रॉट के कारण। पेड़ सारे सूख गए, CO2 रिलीज हो गया, आग लग गई जंगल में, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही। अच्छा, काज है रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, फायर नहीं, सॉरी आग नहीं लगी, फोटोसिंथेसिस ही कम हो गई, तो ड्रॉट हो गया, तो सॉइल की मॉइस्चर कम हो गई, और फिर जो है हीट स्ट्रेस हो गया, तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं लग रही। ओवरऑल कारण क्या? एल नीनो, एल नीनो, वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक काउजिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। एल नीनो में ये एरिया में सुखाड़ पड़ जाता है, और एक दिन टिपिंग पॉइंट आ जाएगा। टिपिंग पॉइंट क्या होता है? यहाँ पे कुछ रखा हुआ, हल्का सा दे दो तो गिर जाएगा, उठेगा नहीं। तो ऐसा इरिवर्सिबल इकोसिस्टम चेंज, जो हल्का सा भी इधर उधर गया तो खत्म, सब वापस नहीं लौट सकता है ना। आइए, जापान ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से शुरू कर दिया है, और इसका नाम है काशी। काशी मतलब बनारस नहीं, काशीवाजाकी कारियावा, करीवा, काशीवाजाकी करीवा। ये जापान का रिस्टार्टेड न्यूक्लियर प्लांट है, जिसको उन्होंने बंद कर दिया था पास्ट में, क्योंकि एक फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था ना न्यूक्लियर वाला, काफी बड़ा सा। तो फ्यूकुशिमा डिजास्टर जो हुआ था वो अर्थक्वेक के कारण और साथ में सुनामी के कारण हुआ था। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो है ना पूरा मिक्स हो गया था, खराब हो गया था, सब एनवायरनमेंट में मिक्स हो गया था। तो इस दौरान इन्होंने इसको बंद कर दिया था, काशीवाजाकी का। अब जापान वापस कर रहा है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जापान ने इसको वापस से स्टार्ट किया है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है ग्लोबली, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक निगाटा प्रेफेक्चर में, एक जापान में प्रोविंसेस के लिए प्रेफेक्चर यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी में ABWR है, BWR है। BWR क्या होता है? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और कुछ नहीं दोस्तों। तो AWBR क्या है? एडवांस्ड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो BWR क्या है? कन्वेंशनल बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, रिएक्टर वेयर वाटर बॉइल्स इनसाइड कोर टू प्रोड्यूस स्टीम, और उससे चीजें होती हैं ना। एनर्जी मिक्स क्या है? जापान जो है ऐसा नहीं कि यही खाली यूज करेगा, बहुत सारी और भी एनर्जी, रिन्यूएबल और फॉसिल यूज करेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज को हम लोग एनर्जी मिक्स बोलते हैं। सिंपल चीज। मेक्सिको, पूरा अमेरिका जो है 2016 में अमेरिका जो है पूरे दोनों मीजल्स फ्री डिक्लेयर कर गया। लेकिन रिसेंटली जो है ना ये वायरस जो है, बाप रे बाप, मॉर्बिड है पूरा। मॉर्बिली वायरस जो कि मीजल्स कॉज करता है वहां पे, वो मेक्सिको में मीजल्स का आउटब्रेक हो गया दोस्तों। ट्रांसमिशन होता थूकने से, सांस लेने से, ड्रॉपलेट, हल्का फुल्का लिक्विड, फीवर, रैश, कफ वगैरह होते हैं। मीजल्स बड़ा खतरनाक होता है। हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट है जो आपने कोविड के टाइम पे सुनी होगी, कि पूरे अगर एरिया में सबको इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी होती है, फिर बीमारी नहीं फैलती। अदरवाइज आप 95% के आसपास को वैक्सीनेट कर दीजिए तो भी हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, सब जो है इम्यून हो गए ना। तो एक बार बीमार होकर ठीक हो जाए, वो भी वैक्सीनेशन ही एक तरीके का नेचुरल। दिल्ली NCR में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होने लग रहा दोस्तों, सबको पता है। तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो है नॉर्म जो है टाइट कर दिया गया है। अभी नॉर्म टाइट क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट। तो आई विल सी विथ यू व्हाट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें नॉर्म टाइट कर दी है। टाइट किया, बहुत टाइट। आइए, दिल्ली में जब बहुत पॉल्यूशन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने। यह स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट आया था 2021। तो एडजॉइनिंग एरिया, नेशनल कैपिटल रीजन, हाँ, दिल्ली NCR को तो कवर करता ही है, आसपास के जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मतलब जहां भी NCR है सबको कवर करता है। तो नॉट ओनली दिल्ली दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन, एडजॉइनिंग एरियाज 2021, पहले का ऑर्डिनेंस वगैरह था उसको रिप्लेस किया था। ये 2021 में बनाई थी मोदी गवर्नमेंट ने, और इसको हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन में एयर क्वालिटी के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। ये जो आप ग्रैप सुनते हो ना, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की, अब जो है हम ये कर देंगे, अब कंस्ट्रक्शन पे रोक देंगे, अब जो है ऑड इवन करेंगे, ये सारा इसी का हरकत है। गोली मार सीने में सीना। अच्छा, आइए, न्यू स्टैंडर्ड PM लिमिट इन्होंने क्या बोले? प्राइम मिनिस्टर पे लिमिट नहीं डाल रहे, पार्टिकुलेट मैटर पे 50 मिलीग्राम पर समथिंग मीटर की वॉल्यूम में इतना लिमिट है। अर्लियर 150 था। अब आपको ये जानना है कि PM 2.5 बोलो, PM 5 बोलो, तो एग्जैक्टली नंबर क्या होता है? ये मेरा काम है ऐड करना। तो अगर आप 2.5 बोले, 5 बोले, ये सारे नंबर पहले तो नैनो नहीं है, माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर है दोस्तों, 10⁻⁻⁶ मीटर। नैनो होता है 10⁻⁹। ये है माइक्रो। अब दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बोलेंगे कि रेडियस है ये माइक्रो में कि डायमीटर है। दोस्तों, एक सर्कल का जो पॉइंट यहां सेंटर से जाता है इस पे, इसको बोलते हैं रेडियस, और इसी का डबल होता है डायमीटर। तो ये डायमीटर है, रेडियस नहीं है दोस्तों, प्लीज रिमेंबर, डायमीटर है, रेडियस नहीं है। तो PM 2.5 मतलब ऐसा पार्टिकुलेट मैटर जिसका डायमीटर जो है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है थोड़ा बहुत।
तो इस तरह के फाइन पार्टिकल की खासियत ये है, यूपीएससी ने पूछा था, ये ना लंग में घुस जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं एल्वियोलाई से, सांस में लोगे ना तो लंग में घुस के ब्लड में चले जाएंगे। PM5 को हम डिस्कस क्यों नहीं करते इतना, 10 पे क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लंग में नहीं जाते, प्रॉब्लम देंगे बट ब्लड में जाकर लंग को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये फाइन पार्टिकुलर हार्मफुल लंग है PM2.5, इसलिए प्रॉब्लम बहुत छोटा है दोस्तों। कवरेज क्या है, बॉयलर, फर्नेस, हीटर, जहां भी गर्म कर दो वहीं से निकल जाता है। टेक्निकल सॉल्यूशन में एक तो बैग फिल्टर है, स्क्रबर्स हैं, स्क्रबर कुछ नहीं करते। आप स्क्रब से जैसे अपने शरीर को साफ करते हो, तो इंडस्ट्री में जो है स्क्रब क्या करते हैं, सारे पॉल्यूटेंट को साफ करते हैं। ESP बैग फिल्टर, बैग फिल्टर लगा दो, कुछ नहीं बैग का। ESP क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या करो कि ना आप चार्ज पार्टिकल यूज करो, और ये सारे जो पार्टिकल निकलते हैं ना, कई बार उनमें चार्ज होता है, तो चार्ज बाई चार्ज रोक लेते हैं, अट्रैक्ट करके अपोजिट, लाइक अट्रैक्ट्स अलाइक, नहीं बोलते बोलते ये सब जो होता है चार्ज वगैरह में, लाइक एंड अपोजिट अट्रैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर हाईली एफिशिएंट फिल्ट्रेशन डिवाइसेस यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक पावर प्लांट, स्टील फैक्ट्रीज। इससे फाइन डस्ट, स्मोक, फ्लाई एस सब आप एग्जॉस्ट गैसेज जो निकल रहा है ना, पहले पाइप से ऊपर जा रहा है, उससे आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से बीच में लगा देते हैं। इनमें जो है हाई वोल्टेज कोरोना डिस्चार्ज होता है, पाइप के बीच में डिस्चार्ज होता रहेगा, और वो पॉलिटेंट को आयोनाइज कर देंगे, और अपोजिटली चार्ज मेटल कलेक्टर प्लेट लगे होते हैं ऊपर, उससे वो जुड़ जाएंगे। तो मतलब ऐसे समझो कि फैक्ट्री से एग्जॉस्ट निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा हुआ है, तो जो गैस निकलेगा ना एग्जॉस्ट, उससे सारा जो है फाइन डस्ट, स्मोक एंड फ्लाई एश वगैरह सब निकल देना, उससे वो उनको चार्ज कर देगा पहले, और फिर प्लेट लगा रहेगा, और प्लेट जो है इसको जो है चिपका लेगा अपने दोस्तों। ओके, समझ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स डिवाइसेज रिमूविंग पार्टिकल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इंडिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का राइस अग्रीमेंट कर रहा है, चावल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक्चुअली में एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की जान बचाता है, फूड असिस्टेंस देता है, और इसके लिए इसको अनाज चाहिए। एक UN एजेंसी है, ये हेडक्वार्टर रोम में है, और 150 मिलियन पीपल को एनुअली हेल्प करता है, ऑलमोस्ट 120 कंट्री में। तो इंडिया ने इसके साथ जो है डील किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, और 2 लाख टन राइस, 5 ईयर अग्रीमेंट, 2800 क्विंटल पर 100 इसको इंडिया देगा। और इंडिया कहीं ना कहीं एक तरह का एक्सपोर्ट कर रहा है, पैसा मिल रहा है, 2800 रुपये मिल रहा है। तो किसके पास होता है फूड इंडिया का, ग्रेन FCI के पास, फूड कॉर्पोरेशन, तो वही देगा। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, फूड डिप्लोमेसी बढ़ेगी, इंडिया को पैसा मिलेगा। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है 1961 में रोम में बना था, और नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 2020 में। लोगों की भूख मिटाता है। आप भी क्या किसी की भूख मिटाते हैं दोस्तों? क्या आप किसी गरीब को डोनेट करते हैं दोस्तों? सोलर एक्सपेंशन वर्सेस खेजरी अनोरा। ठीक है, आप सोलर एक्सपेंशन कर रहे हो, ढेर सारे जो है सोलर के लिए आप गर्मी वाले एरिया में, जंगल वाले एरिया में पैनल लगा रहे हो, लेकिन इसके लिए पेड़ भी काट रहे हो। सोलर एक्सपेंशन भी अलग चीज़ है, घरों की छत पर लग जाती है, हर घर सोलर बिजली योजना में, लेकिन पेड़ों के ऊपर नहीं लग पाती, मुश्किल होती है। तो इसके लिए क्या कर, राजस्थान में जो है बिश्नोई कम्युनिटी का खेजरी काट दे रहे हैं, और झारखंड में ओराव कम्युनिटी का साल काट दे रहे हैं। तो सोलर एक्सपेंशन से खेजरी गिर जा रही है, ओराव के इंक्रोचमेंट जो है, सैक्रेड ग्रोव जो है जहां पूजा करते हैं वो पेड़ पौधे की, वो सारे जो है काटे जा रहे हैं। खेजरी ट्री का पूरा नाम है प्रोसोपिस जूलीफोरा नहीं, साइनेरारिया, ये उनका जो है साइंटिफिक नाम है। राजस्थान का स्टेट ट्री है, कीस्टोन स्पेसीज भी, मतलब अगर ये हटाओगे तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। थार डेजर्ट में काफी फेमस है। तो ऐसा स्पेसीज जिसके रिमूवल से पूरा इकोसिस्टम डिस्प्रोपोर्शनेटली, हद से ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाए, तो उसको हम लोग कीस्टोन स्पेसीज बोलते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते ही है ट्री, ये भी करता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, रूट जो है काफी डीप है तो ड्रॉट रेजिस्टेंस देता है, जो गूगल करता है वो ये भी करता है। हैबिटेट जो सपोर्ट करता है, बर्ड बैठते हैं, इंसेक्ट बैठते हैं। एग्रीकल्चर में भी रोल है, एग्रोफोरेस्ट्री को सपोर्ट करता है, हवाओं को रोकता है, मिलेट और प्लांट के पल्सेस के ग्रोथ बढ़ते हैं क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एग्रोफोरेस्ट्री मतलब ट्री और क्रॉप जो है साथ में उगाते हैं। कल्चरल इंपॉर्टेंस बिश्नोई कम्युनिटी के लिए है, 1723 में आप जानते हैं, 1730 में खेजरी के लिए जो है खेजराली सेक्रीफाइस लोगों ने किया था यहाँ पे, कि राजा जी जो है खेजरी काट रहे हैं, तो लोगों ने जान दे दी थी, कई लोगों ने अपनी। और आँव की बात करें तो उनके सैक्रेड ग्रोव पे खतरा हो रहा है। कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एरिया को हम लोग सैक्रेड ग्रोव बोलते हैं। सैक्रेड ग्रोव इंडिया में हर जगह है, झारखंड में भी बहुत है। रिलीजियस बिलीफ के कारण लोगों, सरना धर्म के कारण झारखंड में उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लद्दाख जाइएगा, लद्दाख में ना कम्युनिटी कंजर्वेशन चल रहा है लद्दाख में, और एक माइग्रेटरी बर्ड है, उसका लोकल नाम है चामुरुमु, चामुरू। ये चामुरू बर्ड जो है काफी क्यूट है, बहुत सुंदर नहीं लग रहा आपको? IUCN स्टेटस तो लीस्ट कंसर्न है, हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड में ये रहता है, लद्दाख के वेटलैंड में रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि लद्दाख के वेटलैंड रामसर साइट वगैरह के आसपास रहता होगा। लद्दाख की कम्युनिटी ना कई बार जो है ऐसे बर्ड के लिए नेस्ट जो है उसको मॉनिटरिंग करती है कि उनका घोंसला कोई खराब ना कर दे, एंड बाकी जो उनके प्रोटेक्शन वगैरह भी करती है। तो यही जो कम्युनिटी है, इनका जो प्रोटेक्ट करने का तरीका है ऑर्गेनिज्म को, इसको हम लोग कम्युनिटी मॉडल को सोगस्पा बोलते। सोगस्पा से वो लोग चामुरू को बचा रहे हैं। ओवरऑल इंग्लिश में नाम है रद्दी शेल्डक, बट रद्दी शेल्डक रद्दी नहीं है,
हम बचा रहे हैं चामुमू को 400 गस्पा से, 400 गस्पा चामुरू। आइए, इसी एरिया में लद्दाख में सोमोरिरी एंड सोकार जो है रामसर साइट हम जानते हैं। यहाँ पे एक हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड है बार हेडेड गीज, गूज गीज प्लूरल हो गया, ये है सुंदर क्यूट, बहुत सुंदर। ये ना सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, पर दुनिया में ना साइबेरिया जो एरिया है ना दोस्तों, या कहें कि पूरा जो विंटर का एरिया है, जो कोल्ड का एरिया है, आर्कटिक जो है एरिया, वहाँ पे जब गर्मी होती है ना तब बर्ड को ठीक लगता। जब सर्दी होती है तो इतना ज़्यादा फ्रीजिंग होता है कि सारे पेड़ पौधे जो है बिल्कुल बर्फ से ढक जाते हैं। तो बर्ड को यार दाना चाहिए, छोटे इंसेक्ट चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे वो। तो गर्मी का मौसम वहाँ पे ठंडा रहता है, लेकिन सारी चीज़ें खुल जाती हैं वसंत में। यूपीएससी ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा था। स्प्रिंग सीजन में सारा खुल जाता है, पेड़ पौधे थोड़े मिलने लगते हैं, कीटाणु मिलने लगते हैं, कीटे वेटे खाने लगते हैं लोग स्टीड वगैरह। अदरवाइज बर्फ से भरा रहता, कुछ नहीं मिलेगा, बंजर एक तरीका कोल्ड डेजर्ट है। तो सारे बर्ड ने उस मोमेंट पे जब ऊपर ठंड का मौसम होता है तो नीचे माइग्रेट करते हैं। जो ऊपर ठंड का मौसम होता है नीचे माइग्रेट करते थे, यहाँ भी ठंडी रहती है लेकिन उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमारे कंट्री में विंटर बर्ड आते हैं, क्योंकि वहां पे जब विंटर है तो हमारे यहाँ आते हैं। तो कई सारे ऐसे फ्लाईवे बन गए कि ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं। तो एक फ्लाईवे बनता है इसमें सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो यहाँ पे दिख रहा है, उसके थ्रू इंडिया में सारे एरिया में बहुत बर्ड विंटर में आते हैं। चलेंगे आप मेरे साथ? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यही है, फ्लाईवे मतलब माइग्रेशन पाथ ऑफ बर्ड। हम लोग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आते हैं। आइए, ह्यूमन का जो है वाइल्ड लाइफ के साथ कंफ्लिक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि मेरा जो है आपके साथ कंफ्लिक्ट हो रहा है। आप ह्यूमन, मैं वाइल्ड लाइफ, गलत मत समझिएगा। अरे दोस्तों दोस्तों जिंदगी में ना, आइए मस्ती करते रहिएगा। हाँ, एकदम प्रोग्राम बता देता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंश्योरेंस स्कीम है क्रॉप के लॉसेज के लिए, कवरेज के लिए। नेचुरल कैलामिटीज भी कवर होती हैं, पेस्ट का अटैक हो गया, टिड्डे का अटैक, डिजीजेज लग गया, और ये सारे ऑयल सीड हो, फूड सीड हो, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, सबको कवर करता है। इसमें जो है सॉविंग के लिए भी इंश्योरेंस मिलेगी, अगर कुछ गलत हो गया तो स्टैंडिंग क्रॉप के लिए लॉसेज के भी मिलेगा। हाँ सोचिए, इट कवर्स प्रिवेंटेड सॉविंग। आपको सॉविंग करनी थी लेकिन बारिश हो गई बहुत ज्यादा, आप खेत बो नहीं पाए, ये उसके लिए भी देता है पैसा, लॉस मान के। स्टैंडिंग क्रॉप है, आग लगी, उसके लिए पैसा देगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, काटने के बाद लॉस हो गया रस्ते में, उसके लिए भी देगा। 1.5% प्रीमियम है इसका ओवरऑल, एंड 2% फॉर रबी, खरीफ 5% एंड कमर्शियल क्रॉप। चलिए आइए, रिस्क क्या क्या कवर्ड है, इससे क्वेश्चन बनेगा। नेचुरल कैलामिटीज को कवर करता है, ड्रॉट हो, फ्लड हो, वाटर लॉगिंग हो, हेल स्टॉर्म हो, साइक्लोन हो, टाइफून हो, लैंडस्लाइड हो, अर्थक्वेक को, सबको कवर करता है। अर्थक्वेक भी कवर होता है। पेस्ट एंड डिजीजेस, यस, कोई भी डिजीज, पेस्ट लग गया, फंगस लग गया, कीटाणु लग गया, सबको कवर करता है। वायरस लग गया, बॉलवर्म लग गया। लोकल डिजास्टर को कवर करता है, लोकल वाले को भी कवर करता है, हेल स्टॉर्म आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, उसको भी कवर करता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को, हाँ, साइक्लोन, अनसीजनल रेन अप टू 14 डेज आफ्टर हार्वेस्ट अगर हो गया तो उसको भी कवर करता है। प्रिवेंटेड सॉविंग, मान लीजिए कि आप जो सॉ नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे वेदर जो है बहुत हार्श हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है नहीं हो रही, पानी नहीं है, तो आप खेत बोएंगे कैसे? क्रॉप, इसमें सारे फूड क्रॉप कवर होते हैं, सीरियल, मिलेट, सब कुछ, ऑयल सीड एनुअली। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप पूछेगा, हाँ, बट नोटिफाइड एरिया में। देन एलिजिबिलिटी, ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर, टेनेंट, ऑल आर एलिजिबल। अगर आप नोटिफाइड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप शेयर क्रॉपर भी हैं, बटाईदार भी हैं, टेनेंट फार्मर भी हैं, सबको मिलेगा। तो ये याद रखना, मानसून के क्रॉप को 2%, रबी हो गया, है ना, नहीं सॉरी, खरीफ हो गया मानसून के क्रॉप, विंटर क्रॉप रबी हो गया, ये 1.5%, एंड एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी कवर होता है 5%। यहाँ पे आपको एरिया अप्रोच है, येल्ड जो है आपके विलेज एंड ग्राम पंचायत के एरिया में कवर जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। और इसके लिए आप चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो सेंटर है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए ना, बहुत जरूरी था, सारा मैंने कवर कर लिया। बोलते हैं गवर्नमेंट स्कीम कहाँ पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना होता है गवर्नमेंट स्कीम, मिक्स करके इधर उधर। ओके, आप पता है आपको CO2 जो है ना ब्लड, अच्छा ये क्या, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में लॉन्च हुई थी, वाइल्ड लाइफ डैमेजेस में कवर किया हुआ है। लीगल इशू ये है कि वाइल्ड लाइफ डैमेज आप कवर तो कर रहे हैं, बट फाइनली सेंटर जो है डिक्लेयर तो करे वर्मिन किसी को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 62 सेक्शन के थ्रू सेंटर किसी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकता है, किसी भी एनिमल को। जनरली जंगली सुअर, बंदरों को डिक्लेयर कर देता है वो, इतना तक। नील गाय। चलिए, CO2 जो ह्यूमन ब्लड में बढ़ गया। देखो, CO2 तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, O2 CO2 रहेगा, बट धीरे धीरे अगर ये बढ़ता जाएगा तो ब्लड की केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। मैकेनिज्म क्या है कि CO2 ना कार्बोनिक एसिड बनाता है शरीर के अंदर जाके, और वो बाइकार्बोनेट बनाते हैं। अब ये बाइकार्बोनेट जो है HCO3- जरूरी है, क्योंकि ये ब्लड का पीएच मेंटेन करेगा। बट अगर ज्यादा हो जाए तो एसिड बेस इंबैलेंस हो जाएगा, कैल्शियम घट जाएगा, फास्फोरस घट जाएगा, बोन हेल्थ खराब हो जाती है, मेटाबॉलिक इशू हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा सुबह सुबह। बैड एनवायरनमेंट इज बैड इकोनॉमिक्स, ये कॉन्सेप्ट क्या है? जुडिशियरी कहती है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट डिबेट में, अगर बैड एनवायरनमेंट तो कोई डिबेट नहीं है, इकोनॉमिक्स भी खराब हो जाती है।
इंटरजेनरेशनल इक्विटी नहीं मेंटेन होगी, बच्चा जो होगा उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, पेड़ पौधा तो खाएगा क्या, सोएगा क्या। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है, इससे पहले कि डैमेज हो हम एक्ट करें। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है, जो पॉल्यूट करे वही जो है कॉस्ट दे। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या होता है, स्टेट होल्ड्स रिसोर्सेज फॉर पब्लिक फाइनली, स्टेट जो है पूरा सरकार जो है पब्लिक के ट्रस्ट पे रिसोर्सेज रखती है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को मेंटेन करे। एंड कोर्ट ने टाइम के साथ आर्टिकल 21 को एक्सपैंड करके हेल्दी एनवायरनमेंट इंक्लूड किया है, तो नेचर भी उसमें कवर होता है। और हमें देखना चाहिए सब्सटैंटिव जस्टिस। सब्सटैंटिव जस्टिस क्या होता है, एक जस्टिस होती है प्रोसीजरल, पेपर पे जस्टिस मिला कि नहीं मिला, एक होता है कि रियल है कि नहीं है, इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव, सब्सटेंस है कि नहीं है। कॉम्पनसेटरी अपॉरेस्टेशन इशू हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा में निकोबार के ट्री जो है ना, निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, आपको पता होगा, काफी न्यूज में है। निकोबार प्रोजेक्ट में हम लोग वहां पे जो है कुछ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं निकोबार पोर्ट को, ताकि हम भी जो है वहां पे चोकिंग कर सकें स्ट्रेट को। तो निकोबार में ना ट्री की लॉस है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं हरियाणा में ट्री लगा रहे हैं। इकोसिस्टम रिप्लेसेबल नहीं होता, वहां पे उठा के कहीं और पे लगा दो। स्पेसिफिसिटी होती है, यूनिक लोकेशन होता है, वहां के ट्री वहीं पे उगेंगे ना। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में डिफॉरेस्टेशन का कुछ लोगों ने कंसर्न बताया है। बाकी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तो हो गया, लेकिन मैं साथ में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताऊं तो इसको राजस्थान में ट्रांसमिशन लाइन का इशू हुआ था। वंतरा का केस में सुप्रीम कोर्ट, आप ये मत छोड़ दीजिए कि जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी, हम बुराई क्यों करें, क्योंकि रिपोर्ट आ गई कि जो है आकाश अंबानी बिल्कुल ठीक करें, मंत्रा में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता, हम नहीं बुराई करेंगे। सर इसका में वाटर क्राइसिस हो गया राजस्थान में, तो कभी कभी होता ही है। ये राजस्थान का मैप है, बिल्कुल बॉर्डर पे देखिए आप, हरियाणा के एक आपको दिख रहा है सर इसका टाइगर रिजर्व, ये बिल्कुल एकदम बगल में है। भरतपुर यहाँ पे है ना, केवला देव यहाँ पे, सब पास में ही है। रणथंबोर यहाँ पे भी है ना, सब जो है इस तरह से जो है लोकेटेड है, ठीक है। सबसे ऊपर सर इसका पड़ता है। वाटर स्कैरसिटी हो गई, इकोसिस्टम यहाँ का सेमी एरिड है, जोहड़ पे डिपेंडेंट है। जोहड़ राजस्थान का ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, अर्दन होता है ना। जोहड़ जो है बड़ा सा एक बना देते हैं मिट्टी में, उसमें जो हम लोग स्टोर करते हैं, अर्दन वाटर हार्वेस्टिंग, मिट्टी का बर्तन टाइप का। राइजिंग पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी, ग्लोबल टॉक्सिसिटी पेस्टिसाइड की बढ़ गई है। एक नया मैट्रिक आया टैट, टिट फॉर टैट, टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी। टैट मतलब पेस्टिसाइड का इंपैक्ट क्या हो रहा है, और इंपैक्ट देखना है तो टॉक्सिसिटी क्वांटिटी दोनों को देखोगे ना। 1 किलो का मटेरियल है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन मतलब इतने में कुछ इंपैक्ट ही नहीं करता, तो इसकी जो है टैट कम हो जाएगी। लेकिन अगर 2 ग्राम का मटेरियल है इंसान को कैंसर कर दे तो उसकी टैट ज्यादा होगा। तो क्वांटिटी टॉक्सिसिटी दोनों देखिए टैट के थ्रू। 20 पेस्टिसाइड दुनिया में आज 90% टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं। और एक देखिए हनी बीज को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, नियोनिकोटिनॉइड। अगर पूछेगा नियोनिकोटिनॉइड और प्रॉब्लम फॉर हनी बीज, अगर पूछेगा ऑर्गेनोफॉस्फेटेज प्रॉब्लम फॉर इंसेक्ट, अगर पूछेगा हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड तो होता है हर्ब के खराबगी के लिए, मारने के लिए, बट कई बार प्लांट खुद ही मर जाते हैं हर्बिसाइड के चक्कर में। आइए लास्ट पेज दोस्तों, खत्म करेंगे हम इस महीने को। मार्च का महीना है, हिमालयन में फायर शिफ्ट। अब ये क्या फायर शिफ्ट तो अच्छा है, अरे प्रॉब्लम यह है कि पहले नीचे आग लगती थी, वो ऊपर लग रही है, ट्री ऊपर नहीं पहुंच रहा, आग फिर भी लग रही है। फॉरेस्ट फायर जो है शिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अर्लियर फायर जो थे ना 2000 मीटर के नीचे होते थे, अब तो ऊंचे ऊंचे क्लिफ पे हो रहे हैं। वेस्टर्न हिमालय में फायर तो है 2500 मीटर के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गए, बर्न एरिया भी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। वेस्टर्न हिमालय में काफी ज्यादा जो है विनाश हो रहा है। हाई एनर्जी फायर है ये, बहुत ज्यादा ड्राई बायोमास के कारण। और यही सब एल नीनो, एंसो, है ना, और वार्मिंग हिमालयाज, ये सारे के कारण प्रॉब्लम हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का शिफ्ट हो गया दोस्तों। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर रेंज होते हैं नॉर्थ इंडिया में, जो अभी हो रहे हैं मई के महीने में। रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो गया है, ड्राई पीरियड लंबा हो गया है, सुखाड़ हो गया है, और साथ ही साथ इकोलॉजिकल इंपैक्ट है, स्पेशीज शिफ्ट। ओक की ट्री होनी चाहिए थी, कम हो रही है। रोडोडेंड्रॉन की चीजें, मतलब रोडोडेंड्रन होना चाहिए था, वो कम हो रहा है। चीड़ पाइन, फट से आग लग जाता है चीड़ पाइन, पतला पतला पत्ता वाला चीड़ पाइन बदमाश, ये बढ़ रहा है। लेंटाना कमरा, इन्वेजिव स्पेसीज, लेंटाना, लत्तर होता है, लत्तर लेंटाना बहुत खतरनाक, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। एंड सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, इरोजन बढ़ रहा है, लैंडस्लाइड बढ़ रहा है, क्रायोस्फीयर पे इंपैक्ट पड़ रहा है। पूरी दुनिया में जो बर्फ है, इंक्लूडिंग योर फ्रीज इन द नॉर्थ पोल एंड द हिमालयज एंड एवरी प्लैनेट ऑफ अर्थ, एवरी प्लेस ऑफ अर्थ, दिस इज नोन एज क्रायोस्फीयर। क्रायो मतलब ठंडा होता है, उसका स्फीयर बन गया पूरी दुनिया का बर्फ, क्रायोस्फीयर। सब जगह ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है। अब ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है तो दिक्कत होने लग रही है। काली चीजें जो है हीट अट्रैक्ट करती हैं, तो अगर बर्फ के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक कार्बन जाए तो हीट अट्रैक्ट तो पिघल जा रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। आप ही के लिए ग्लेशियर मेल्ट होने से बचाना है मुझे, पढ़िए आप। एल्बिडो नहीं हो पा रहा। एल्बिडो क्या होता है, किसी सरफेस पे कोई सनलाइट आती है तो कितना लौटाती है वो। बर्फ का एल्बिडो बहुत होता है, इसलिए बर्फीले एरिया में अगर आप काला चश्मा नहीं पहन के जाएंगे, धूपछैया चश्मा, तो आपकी आंखें जो है अंधी हो जाएंगी बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। इतना लौटता है लाइट, जो कि अच्छी चीज है, अगर वो सोख लेगा तो पिघल जाएगा बर्फ। एल्बिडो अच्छी चीज है, बट अगर आप कवर कर दो ब्लैक से तो काली चीजों का एल्बिडो जो है बहुत कम होता है।
गोरी चीजों का एल्बिडो जो है ज्यादा होता है। तो जो गोरा है उसका एल्बिडो ज्यादा है, जो काला है उसका कम है। काले को काला ना बोलूं, गोरे को गोरा ना बोलूं, लंबे को लंबा ना बोलूं, पतले को पतला ना बोलूं, तो क्या बोलूं? छोटू को छोटा ना बोलूं? अरे मैं छोटू हूं तो छोटा ही बोलूंगा ना। गलत, दुनिया हर्ट हो जा रही है। चलो आज से मान लिया कि बर्फ जो है वो सफेद नहीं होती, ब्लैक होती। चलो स्नो जो है ब्लैक होता है, चलिए काला स्नो हमें पसंद है, मान लिया। चलिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, ऑफेंस नहीं लेना, मैं भी काला ही हूं। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन ड्राइविंग डीकार्बोनाइजेशन, अब सारे लोग ऑफेंस नहीं लेंगे तो दुनिया बहुत खुशनसीब हो जाएगी, मजा आ जाएगा। चलिए रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन भारत करना चाह रहा है, लेकिन इसके चक्कर में डीकार्बोनाइजेशन वगैरह सब कुछ हो रहा है। नॉन फ्यूसिल कैपेसिटी आज हमारी 250 गीगावाट की है। हाँ अच्छी बात है ना, डी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन इज ड्राइविंग डीकार्बोनाइजेशन विच इज अ गुड थिंग। कार्बन कम हो रहा है, CO2 कम हो रहा है। टारगेट तो हमारा ये है कि 250 गीगावाट आज हमारी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, हम 500 गीगावाट लेके जाएं। सोलर में इंडिया का रैंक 3rd है, विंड में 4th है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सोलर और विंड का इरेगुलर सप्लाई होता है। इरेगुलर पावर सप्लाई को हम इंटरमिटेंसी बोलते हैं। घोस्टिंग कर देना फिर आ जाना, फिर आ जाना, घोस्टिंग कर देना। कॉजेज क्या है? ग्रिड कंस्टेंट है, स्टोरेज डेफिसिट है, एनर्जी पैदा हो रही है हम लेकिन स्टोर नहीं कर पा रहे। तो आप एक काम करिए, बैटरी लेकर आइए, पम्प्ड हाइड्रो PYQ, यस, पम्प्ड स्टोरेज। ज्यादा एनर्जी है कोई बात नहीं, पत्थर को ऊपर जो है चढ़ा दो, पानी को ऊपर पंप कर दो, जब पानी नीचे आएगा तो खुद ही उससे जो है मशीन चल जाएगी। मैकेनिकल चीज है, बड़ा दिमाग लगाया। एनर्जी ज्यादा है कोई बात नहीं, पानी को जो है जमीन से 100 मीटर ऊपर उठा दो। अब एनर्जी जब नहीं है तो पानी को जमीन पर 100 मीटर नीचे गिरा दो। कोई भी चीज MGH लेके नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसके एनर्जी का यूज करके मोटर घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहिए तो इसको जो स्टोरेज कैपेसिटी बनाइए, बैटरी पंप हाइड्रो वाटर स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड भी ला सकते हो आप, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ला सकते हो। डिसेंट्रलाइज एनर्जी क्या होता है? लोकल पावर जनरेशन के लिए क्या जरूरत है कि पूरा देश में ट्रांसमिशन लाइन हो? ऐसे भी कल को कोई वायरस लगा देगा उसके सिस्टम में तो सब खत्म हो जाएगा एक बार में। ग्रेटर नोएडा का मेरे फ्लैट का अलग से ट्रांसमिशन, मेरा सोलर पावर प्लांट लगे। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन नहीं होता, ब्लू नहीं होता। देखिए आज क्या है कि हाइड्रोजन बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? H2O। और H2O को तोड़ने में ही बहुत एनर्जी यूज होती है, और एनर्जी कहां से आती है? कोल से, फॉसिल से, पेट्रोल से। तो फिर तो आपने कार्बन लगा ही दिया ना। तो ऐसा हाइड्रोजन जिसको बनाने में हमने रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया हो, फॉसिल फ्यूल का नहीं यूज किया हो, वो हाइड्रोजन अच्छा हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है। आरबीआई ने एक DLG फ्रेमवर्क लाया है, और इससे कहीं ना कहीं आरबीआई ने रेस्टोर कर दिया है DLG रिकॉग्निशन, जिससे ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना उनकी फाइनेंसिंग बढ़ेगी। DLG मतलब होता है डिफॉल्ट लॉस गारंटी। आप इसको डिटेलिंग मत करिए, डिफॉल्ट लॉस गारंटी आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क को रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर से रेस्टोर कर दिया है, जिससे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी फाइनेंसिंग इंप्रूव होगी। रिस्क शेयरिंग मॉडल है, फिनटेक जो है बोरोइंग सोर्स है, NBFC जो है लेंडिंग सोर्स है, फिनटेक जो है बहुत ज़्यादा लॉस सफर करते हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। क्रेडिट टू अनसर्व्ड मिलेगा, गिग वर्कर खुश हो जाएंगे, माइक्रो एंटरप्रेन्योर खुश हो जाएंगे। रेगुलेटरी आर्बिट्रेज है, एक्सप्लोइटिंग रेगुलेटरी लूप होल, आरबीआई का DLG फ्रेमवर्क है। आप बस इतना याद रखें, डिफॉल्ट लॉस गारंटी फ्रेमवर्क, जो कि रीएक्टिवेट कर दिया। ग्रेट निकोबार की डिस्कशन कर लें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक्चुअली इसको क्लियर कर दिया। अब बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडेमिक स्पेसीज हैं तो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल लीदरबैक टर्टल, निकोबार, मेगापोड, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो हालांकि बहुत इंडेमिक नहीं है लेकिन यहाँ पे काफ़ी है। ट्राइब यहाँ पे शॉम्पेन ट्राइब है, निकोबारीज भी हैं। शॉम्पेन ट्राइब जो है PVTG है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। एक इन्फो कापी से थोड़ा पढ़ा देता हूँ, मेन मुद्दा क्या है आप चिंता मत करिए। तो 8.8 लाख जो है, हाँ 8.5 लाख के आसपास ट्री जो है इसके लिए काटे जा रहे हैं 130 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड के एरिया में। और ये ओवरऑल देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। गैलाथिया नेशनल पार्क यही काम का होता है, रेन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल, हाँ निकोबार में है, अंडमान में है। गैलाथिया नेशनल पार्क यहीं पे है। यहाँ पे कई सारे फ्लोरा फॉना है। अब आपको क्या याद रखना, निकोबार वाइल्ड पिग, ट्री श्रू, द ग्रेट निकोबार, ये सारे जो हैं क्रेसेंट सरपेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर एंड निकोबार मेगापोड जो आपने देखा। शॉम्पेन ट्राइब को भी थ्रेट है कि ये लोग क्या करेंगे, नोमैडिक कम्युनिटी हैं ये लोग, PVTG हैं। देन यहाँ पे जो है नेस्टिंग साइट है जाइंट लेदरबैक टर्टल का, निकोबार मेगापोड का। देन थ्रेट टू आपके कोरल एंड मरीन इकोसिस्टम को है। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। स्पेसीज कौन से हैं? प्रेजेंस ऑफ 117 स्पीसीज ऑफ स्क्लेराक्टीनियन कोरल्स इन गैलाथिया नेशनल पार्क है ना, तो ये गैलाथिया बे में प्रॉब्लम है। देन जो है डुगोंग आप जानते हैं, सी काउ जिसको बोलते हैं, ये ग्रास खाता है, समुद्र में रहता है, इसकी भी जो है परेशानी होनी है। अब एक चीज जो है, बोलते बोलते थक गया। निकोबार मेगापॉड एक चिड़िया है बाय द वे, सेंटीपीड, मिलीपीड, मेगापेड ऐसे मत समझे। इसका IUCN वल्नरेबल है, मैं फोटो दिखा देता हूँ, रुक जाओ, यही मैं सोच रहा था आपको दिखा दूँ।
दिखा नहीं पा रहा, आप गूगल कर लेना निकोबार मेगापॉड को, है ना। निकोबार के आइलैंड पे है मेगापॉड फाउंड इन सम पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड। सो इट इज ओनली प्रेजेंट इन निकोबार आइलैंड, सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता, वल्नरेबल है। इमेज दिखा देता, 1 मिनट। चलो ग्रीन ह्यूमर देखोगे, ग्रीन ह्यूमर पढ़ोगे। ग्रीन ह्यूमर दिखाता हूँ आपको। ग्रीन ह्यूमर क्या होता है, एक नया ह्यूमर का जॉनर है ग्रीन ह्यूमर। जॉनर, जॉनर, आइए। एंडेमिक तो देखो ये है, एंडेमिक टू निकोबार, द निकोबार मेगापॉड लैम्स्टिस एक्स इन ए अराउंड ऑफ डिकेइंग वेजिटेशन। डिकेइंग वेजिटेशन के अराउंड ये जो है एग रख रहा है। अनलाइक अदर बर्ड्स मेगापॉड्स डू नॉट incubate their eggs themselves, छोड़ देते हैं डंग में। इंस्टेड हीट फ्रॉम डिकम्पोजिंग मैटर इन द मॉड्स, तो ये जो डिकम्पोज कर रहा है ना, तो बैक्टीरिया की एक्टिविटी से हीट निकलती है और उसी से जो है इनका जो काम हो जाता है। वी कंपोस्ट डू यू, फुली कैपेबल ऑफ पेडिंग लोकोमोशन। वी कंपोस्ट डू यू, कंपोस्टिंग कर रहे हैं ये लोग। चलो कोई नहीं, आइए यहाँ आइए। सबाई ग्रास, सबाई नाम से पता चल रहा है वेस्ट बंगाल है। सबाई, सबाई आमे, सबाई आमे। द ग्रीन गोल्ड ऑफ ईस्टर्न इंडिया सबाई ग्रास ऑल्सो कॉल्ड बाबुली घास। घास, घास खावे, बाबुली घास खावे। ये नेचुरल फाइबर है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा के रीजन में है। रोप बनाते हैं इससे, और ये जो स्टनिंग होम के जो है डेकोर में यूज होता है और रूरल कम्युनिटी को पावरफुल बनाता है। क्राफ्ट में माई ई हार्ट पे दिया हुआ था ये। सो देखिए सबाई ग्रास, सबाई घास, घास वीक मार्केट लिंकेज हो रहा है इसका। यूला, यूलालिपोसिस, यूलालियोप्सिस ब्याइनाटा लिमिट्स पोटेंशियल। ओके चलिए, इसका मार्केटिंग नहीं हो पा रहा दोस्तों। ये ना नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसमें लाइवलीहुड ट्राइबल इकोनॉमी चलती है कई जगह पे। ड्राई एग्रीकल्चर में होता है ये। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब कोई भी टिम्बर को छोड़ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनली। लेटराइट अपलैंड में ये वेस्ट बंगाल के होता है। लेटराइट सॉइल जो है आयरन रिच होता है, आप जानते होंगे। लो फर्टिलिटी सॉइल है अदरवाइज, और लो इनपुट क्रॉप होता है। ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है, लॉन्ग लाइफ होती है 15-17 साल। डिग्रेडेड लैंड पे लगता है। लैंड रिस्टोरेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इसकी ग्रास बनती है, सबाई ग्रास की घास, सबाई ग्रास की रोप बनती है, रोप। आइए दोस्तों, ग्रीन हीटिंग लॉ जर्मनी का है। लॉ को स्क्रैप कर दिया गया है 2024 की पॉलिसी थी। इसमें था कि हीटिंग सिस्टम जो है ना, 65% से ज़्यादा उसमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज होनी चाहिए। इसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया है। बिल्डिंग एनर्जी एक्ट से रिलेटेड है वहाँ के, और गोल था कि कार्बन न्यूट्रलिटी हम 2045 तक लेकर आए। यूरोपियन यूनियन का लिंक यही है। एनर्जी वनडे आपने जानते होंगे, जर्मनी का एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी जो है, जर्मनी का एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी एनर्जी वनडे 2045 तक यूरोपियन यूनियन को हमको बोलते हैं कि हम जो है ओवरऑल नेट न्यूट्रलिटी ला देंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी ला देंगे। अब आइए, पालघर जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ओलियम गैस का लीक हो गया है। केमिकल लीक से जो है काफ़ी इंपैक्ट हुआ है। ओलियम का मतलब होता है SO3 और H2SO4 दोनों मिक्स हो जाए तो ओलियम गैस बोलते हैं। ओलियम मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, उबलता हुआ टाइप। SO3 H2SO4 एसिड है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ SO3 फ्यूमिंग है बिल्कुल। डाइज में यूज होता है, एक्सप्लोजिव में यूज होता है, पेट्रोलियम में यूज होता है। वाटर के साथ रिएक्ट करके हीट एंड टॉक्सिक फ्यूम बनाता है, मरने का खतरा रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट बनाता है। कोरोजिव सब्सटेंस है, डैमेज करेगा टिश्यू को, और ऑब्वियसली एसिड रेन भी करा सकता है, मटेरियल खराब कर देगा। फिशिंग कैट ना आजकल न्यूज में है। फिशिंग कैट जो है काजीरंगा में है, असम के, तो 57 इंडिविजुअल है वहाँ पे। फेलिडी है, फेलिडी का मतलब ही होता है सारे कैट वगैरह उसमें आ जाते हैं। वाइल्ड कैट है छोटा सा, वेटलैंड में, मैनग्रोव में, स्वाम्प में रहता है। ऑब्लिगेटेड स्पेसीज है, दैट मीन्स इट डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक हैबिटेट। इसके बाहर ले जाओ तो मर जाएगा ये। फिशिंग कैट मतलब ये नहीं कि फिशिंग करता, मछली खाता हूँ, मछली, सारे कैट मछली खाते हैं। इंडिकेटर स्पेसीज, अगर इसका पॉपुलेशन घट रहा है दैट मीन्स कि इकोसिस्टम खराब है। इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इकोसिस्टम ठीक है। IUCN में वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन में पाया जाता है। और इसके साथ ही हमने इस साल का डाउन टू अर्थ तो कर लिया, पिछले साल का बचता है, दिसंबर से शुरुआत करेंगे बैकवर्ड। बट 2026 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था 2026 वाला, वी हैव कंप्लीटेड दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। PDF IAS कॉरिडोर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।